Hello everyone, this is 95th capsule of grammar, word power and comprehension. 95th capsule out of a series of 100 such capsules. Grammar first. The price of all petroleum products is controlled by the government. We need to find out where is the error if any in the sentence. The price of all petroleum products is controlled by the government. पेट्रोलियम के सभी प्रोडक्ट्स की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है. नाउ दिस क्वेश्चन बेसिकली सीम्स टू बी अ प्ले ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ऐसा लगता है कि यहां पर हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ध्यान देना चाहिए. तो देखते हैं इनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं. वी ऑल नो सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. यदि कर्ता एक हो तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए. प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए. प्राइस और प्रोडक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. प्राइसेस और प्रोडक्ट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे. अब यहाँ देखिए प्राइस सिंगुलर है और प्रोडक्ट्स प्लूरल है, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर दिक्कत हमको दे रहा है. इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है. अब देखिए प्राइस सिंगुलर है, प्रोडक्ट्स प्लूरल है और इज सिंगुलर है. अब ये सही है या गलत, इस पर हमको विचार करना है. अब देखिए यहां पूरा सब्जेक्ट का फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब यहां पर बेसिक सब्जेक्ट क्या है, अब इसको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं. ऑफ जैसे प्रीपोजिशंस के बाद जो लिखा होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता. उसके पहले वाला वर्ड मेन कंट्रोलिंग सब्जेक्ट होता है. ये प्राइस है और प्राइस हमने देखा वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब लगाना पड़ेगी सिंगुलर. और इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल. हमने इज लगा रखा है जो बिल्कुल सही है. प्राइस से लिंक है इज का. द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज कंट्रोल्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस, नियंत्रित की जाती है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा. तो ये पूरा सेंटेंस सही है. नो एरर विल बी द आंसर. ई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ध्यान रखिए दोस्तों, द प्राइस ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कंट्रोलिंग सब्जेक्ट प्राइस है. ऑब्जर्वेशन का रूल यही है कि ऑफ जैसे प्रीपोजिशंस के बाद जो शब्द होते हैं नाउन फ्रेज में वो सब्जेक्ट नहीं होते, उनके पहले सब्जेक्ट होता है. प्राइस के साथ लगाएंगे इज, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. लेट अस प्रोसीड फ्रेंड्स. वर्ड ऑफ द डे. मनीष यूज्ड द ब्लैंक टू स्टीयर द हॉर्स एंड कीप हिम इन लाइन. मनीष ने इसका इस्तेमाल किया टू स्टीयर द हॉर्स. स्टीयर का मतलब होता है टू गिव डायरेक्शन, टू डायरेक्ट. जैसे कार में होता है स्टीयरिंग, वो कार को स्टीयर करता है, कार को दिशा देता है कि कार किस दिशा में आगे बढ़ेगी. तो हॉर्स को स्टीयर करने में और कीप हिम इन लाइन, उसको बिल्कुल लाइन में रखने में इसका इस्तेमाल मनीष ने किया. किसका किया होगा? जोल्ट, ब्रिसल, चाइन, क्वर्ट, हर्थ. सोचिए ऑप्शन क्या सही है. इन द मीन टाइम लेट्स अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. जॉल्ट होता है अ शॉक, झटका, आमतौर पर नेगेटिव झटका. कोई ऐसी चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड विच केम एज अ रूड शॉक इज अ जॉल्ट टू यू. ब्रिसल मतलब शॉर्ट स्टिफ हेयर, छोटे कड़क बालों को बोलते हैं ब्रिसल्स. चाइन बड़ा ही खतरनाक शब्द है. कट थ्रू द बैकबोन ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल को काटने के एक तरीके का वर्ड है चाइन. क्वर्ट इज अ विप विद अ लेदर लैश एट द एंड. एक ऐसा कोड़ा जिसके एक तरफ चमड़े का पट्टा बंधा होता है जिससे हम किसी को मारते हैं, जानवर को. हर्थ इज एन ओपनिंग इन एन वॉल टू बी यूज एज ए फायर प्लेस. आमतौर पर किसी दीवार के नीचे का वो हिस्सा जहां ओपनिंग बनी होती है जिसमें हम आग जलाकर पूरे कमरे को गर्म रखते हैं. तब मुझे बताइए हॉर्स को स्टीयर करने के लिए मनीष ने किसको यूज किया होगा? डेफिनेटली क्वर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन. इट मस्ट बी अ विप, एक कोड़ा जैसा होगा जिसमें लेदर का हत्था होगा जिससे वह घोड़े को कंट्रोल करता होगा. ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस के अगस्त 20, 2020 के ऑनलाइन एडिशन से.
40 years later, the art of Ramkinkar badge remains important and resonant. At a time when art in India was largely centered on the British aesthetic and realism, badge sought a language that merged social commitment and traditionalism with cubism and abstraction. The nonconformist indeed believed in the existence of limitless possibilities. He experimented with medium and subjects alike, from evocative and spontaneous watercolors to producing arguably India's first abstract outdoor sculpture, Lampstand. अब यह पैसेज आप समझ गए होंगे, आर्ट की फील्ड से लिया गया है और कैट में, क्लैट में, IPM में इस तरह के पैसेज अक्सर आते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें आपको गूगल करना चाहिए, वन इज रामकिंकर बैज एंड वन इज लैम्प स्टैंड। ये एक पेंटर का नाम है, क्रिएटर का नाम है, आर्टिस्ट का नाम है और ये उनके एक आर्ट वर्क का नाम है। इन दोनों गूगल करिए और इनके बारे में और जानिए। इन द मीन टाइम लेट अस कम विद ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। रेजोनेंट, समथिंग इज रेजोनेंट, समथिंग दैट इज डीप एंड क्लियर एंड कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है वो लंबे समय तक आपके मन में बनी रहती है। समथिंग दैट स्टेज विद यू, keeps on influencing you for a long time is resonant. Was largely centered on. It's a very good phrase. Was largely centered on. To be based on something up to a large extent. काफी बड़ी सीमा तक इस पर आधारित था, इस पर केंद्रित था। Something was centered on something largely, काफी बड़ी हद तक, काफी सीमा तक वो इस पर केंद्रित था। Aesthetic, इस्थेटिक कहते हैं ऐसी किसी चीज़ को जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित, स्पेशली इन आर्ट। जैसे किसी कमरे में कौन सा आर्टवर्क अच्छा लगेगा, ये आर्टवर्क लगाने के पहले वही बता पाएगा जिसका इस्थेटिक सेंस अच्छा होगा। रियलिज्म ये एक आर्ट की स्टाइल है, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड पोर्ट्रे थिंग्स एज दे आर। चीज़ों को जैसा वो है वैसा स्वीकार करना और बिल्कुल वैसा ही पेंट करना, वैसा ही दिखाना, इसे कहते हैं रियलिज्म। सॉट अ लैंग्वेज दैट मर्ज्ड, मर्ज का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। सॉट अ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा चाहिए। अब पेंटिंग में लैंग्वेज क्या होती है? एक स्टाइल होती है जो अपना मैसेज कम्युनिकेट करती है। देखिए आर्टवर्क भी एक लैंग्वेज है क्योंकि आर्ट के माध्यम से पेंटर अपना मैसेज अपने व्यूअर्स तक कन्वे कर रहा है। तो वो बैज ने ऐसी भाषा चाहिए, ऐसा एक स्टाइल क्रिएट किया, ऐसा एक मीडियम क्रिएट किया जिसने मिक्स किया दो चीज़ों को। क्यूबिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज क्यूबिज्म? अब देखिए क्यूबिज्म एक आर्ट की स्टाइल है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की अलग अलग व्यूज़ को पेंट करते हैं एक सिंगल वर्क में। एक ही पेंटिंग में किसी एक चीज़ के या किसी के इंसान के अलग अलग पक्षों को पेंट करना कहलाता है क्यूबिज्म। एंड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग जिसमें आपके इमोशंस, आपके मेंटल आइडियाज़ पेंट किए गए हों जो वास्तविकता से परे हों। देखिए हमने किसी एक्चुअल इंसान की पेंटिंग बनाई, वो पोर्ट्रेट है, हमने कोई सीनरी बनाई, वो लैंडस्केप है, पर हमने कोई किया मॉडर्न आर्ट जिसमें यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कोई पर्सन है या कोई प्लेस है, उसे कहते हैं वर्क ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो इमोशनल है, मेंटल है और रियलिटी से अलग है। नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म ऐसा इंसान जो ओल्ड पैटर्न को एक्सेप्ट करता है, नॉन कन्फर्मिस्ट जो एक्सेप्ट नहीं करता, जो डिफरेंट है, जो अनकन्वेंशनल है, जो अनयूजुअल है, जो बाकी लोगों से अलग है, अपरंपरागत है और लोगों से हटकर है, उसे कहेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। मीडियम एंड सब्जेक्ट। अब देखिए मीडियम क्या होता है? आर्ट में जहां आप पेंट करते हो, कैनवस आपका मीडियम है, या जो जहां आप क्रिएट करते हो वो आपका मीडियम है, और सब्जेक्ट्स जो आप पेंट करते हो या जो आप बनाते हो। जैसे यदि आपने लकड़ी से बनाया स्कल्पचर महात्मा गांधी का, तो लकड़ी मीडियम है और महात्मा गांधी आपके सब्जेक्ट हुए। यदि आपने किसी कैनवस पर राइजिंग सन को पेंट किया है तो कैनवस और कलर्स आपका मीडियम है और राइजिंग सन आपका सब्जेक्ट है। लाइक दिस। इवोकेटिव एंड spontaneous watercolors. Evocative, something that evokes something out of you,
ऐसी कोई चीज जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, एक अच्छा आर्ट वर्क एक थॉट के सीड के रूप में होता है, जिसको देखकर आपका दिमाग उस दिशा में सोचने लगता है, उसे कहेंगे इवोकेटिव। स्पॉन्टेनियस, जो बिना ज़्यादा सोचे अचानक हो जाएं, नेचुरल हो जाएं, स्वाभाविक रूप से, उन्हें कहेंगे स्पॉन्टेनियस। आर्ग्यूएबली बनाए आर्ग्यू से। देखिए, एक शब्द होता है अनआर्ग्यूएबली, जिस चीज़ के बारे में कोई बहस नहीं हो सकती, जो सभी लोग स्वीकार करें, उसे कहेंगे अनडाउटेडली या अनआर्ग्यूएबली। पर आर्ग्यूएबली क्या होगा? जो ऑथर की ओपिनियन है और ऑथर मानता है कि देयर मे बी सम अदर्स हु डिसएग्री विद माय व्यू पॉइंट, उसे वो कहता है आर्ग्यूएबली। एब्स्ट्रैक्ट आउटडोर स्कल्पचर। स्कल्पचर कहते हैं किसी भी शिल्प को, पत्थर का हो, लकड़ी का हो या किसी और मीडियम का हो, वो स्कल्पचर है। आउटडोर एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर, और एब्स्ट्रैक्ट जो रियलिटी से दूर हो। हमने कई सारे महापुरुषों के स्टेचूज देखे हैं आउटडोर, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं। लेकिन यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्क ऑफ आर्ट हो, ऐसा वर्क ऑफ आर्ट जो रियल नहीं है, उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट आउटडोर स्कल्पचर। एन इमोशनल, अ मेंटल एंड अनरियल आउटडोर आर्ट वर्क। चलिए पूरा समझते हैं दोस्तों। 40 ईयर्स लेटर, 40 सालों के बाद, द आर्ट ऑफ राम किंकर बैज रिमेन्स इंपॉर्टेंट एंड रेजोनेंट। मतलब लेखक कह रहा है कि राम किंकर बैज साहब का खास काम 40 साल पुराना है, लेकिन आज भी वो इंपॉर्टेंट है सारे कलाकृतियां, और आज भी उनकी गूंज सुनाई देती है। इवन टुडे दे आर इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइफ एंड आर्टिस्ट्स। एट ए टाइम, एक समय, व्हेन आर्ट इन इंडिया वॉज लार्जली सेंटर्ड ऑन द ब्रिटिश एस्थेटिक एंड रियलिज्म। एक ऐसे समय में जब भारत में कला मूलतः केंद्रित थी अंग्रेजों के सौंदर्य बोध और रियलिज्म पर। जब वो रियल वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करते थे या करवाना चाहते थे, उस समय बैज सॉट अ लैंग्वेज दैट मर्ज्ड। बैज ने एक ऐसी भाषा खोजी, एक ऐसा मीडियम तलाशा जिसने मिला दिया सोशल कमिटमेंट एंड ट्रेडिशनलिज्म, सामाजिक बाध्यता, सामाजिक संकल्प और परंपरावाद को क्यूबिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन के साथ। क्यूबिज्म, जहां एक ही पेंटिंग में आप किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक व्यूज प्रेजेंट करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन जो वास्तविकता से दूर होता है। मतलब ट्रेडिशनलिज्म भी है, क्यूबिज्म भी है, सोशल कमिटमेंट भी है, एब्स्ट्रैक्शन भी है। इनको मर्ज करने वाली एक भाषा विकसित की बैज ने। द नॉन कॉन्फर्मिस्ट, अब बैज को कहा गया है एक गैर परंपरावादी कलाकार। इंडीड बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। वो वास्तव में विश्वास करते थे कि असीमित संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। हम कई सारे प्रयोग कर सकते हैं अपनी कला के साथ। देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ही एक्सपेरिमेंटेड विद मीडियम एंड सब्जेक्ट्स अलाइक। उन्होंने माध्यम और अपने चित्रों के विषयों पर दोनों के साथ एक साथ नए नए प्रयोग किए, एक समान प्रयोग किए। फ्रॉम इवोकेटिव एंड स्पॉन्टेनियस वाटर कलर्स, ये हो गया मीडियम। उन्होंने इवोकेटिव, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाले स्वाभाविक वाटर कलर से इस्तेमाल किया, टू प्रोड्यूसिंग आर्ग्यूएबली इंडियाज फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आउटडोर स्कल्पचर लैम्प स्टैंड। और उन्होंने संभवतः भारत का पहला जो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त आउटडोर स्कल्पचर था लैम्प स्टैंड नाम का, उसको प्रोड्यूस भी इन्होंने किया। मतलब लेखक यहां कह रहा है कि इन्होंने मीडियम के साथ, सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इंडिया का पहला एब्स्ट्रैक्ट आउटडोर स्कल्पचर भी बनाया। आई एम वेरी श्योर डियर फ्रेंड्स कि इस पैसेज ने आपको आर्ट फील्ड को समझने में काफी सारी क्षमताएं दी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ते रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड अल्टीमेटली सक्सेस इन कॉम्पिटिशंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ ग्रेट टाइम।